नमस्कार दोस्तों, हमने पटवार एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं जो पीछे राजस्थान के कई एग्ज़ामों में पीछे गए हैं। इन प्रश्नों का जो समूह है उसको आपको सॉल्यूशन करना है और महत्वपूर्ण मानते हुए इनको पढ़ाई करना है। अगर आपको इन प्रश्नों का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से ले सकते हैं, आपको पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले पहला प्रश्न ये है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? गर्त, इसे आप गड्ढे ही से ही समझ लो कि महासागरों में पाया जाता है और पूछा गया है अटलांटिक महासागर का। कमेंट में आप उत्तर देते जाइए और लाइक करते जाइए, वीडियो को देख के लाइक करते जाइए आप। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है वो है प्यूर्टो रिको। आपको ये याद रखना है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। इसे प्रशांत महासागर मत पढ़िए, इसे पढ़िए अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर ध्यान दीजिए। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? बहुत ही सरल प्रश्न है और एग्जाम में आए हुए हैं, अधिक से अधिक लाइक ठोकिए आप। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सूंडा गर्त। और इससे अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में, और वान झील है टर्की में। प्रश्नों का उत्तर कमेंट में देते जाइए, आपको कितना आता है इसका पता चले। वर्तमान परिस्थितियों में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए सवाल ये पूछा गया है, वर्तमान परिस्थितियों में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर होगा कंचनजंगा। ये प्रश्न कई बार आया है परीक्षाओं में और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में आता है, वर्तमान परिस्थिति में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको दिमाग में रखनी है कंचनजंगा। और केवल आगे फाड़ फाड़ के मत देखिए, लाइक भी करते रहिए, आगे से आगे शेयर भी करते रहिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब पूछा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये है भारत की, और इसमें पूछा गया है वर्तमान परिस्थितियों में विश्व की सबसे ऊंची चोटी। आप सबको पता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। एक इसमें कंफ्यूज मत होना, नदियों की लंबाई किलोमीटर में होती है परंतु पर्वत चोटियों की ऊंचाइयां हमेशा मीटर में होती है, चाहे वो किसी के बारे में पढ़ रहे हो। अच्छा, एक प्रश्न का यहाँ ये भी गौर करो, गौर करने से पहले लाइक करो और गौर करो। देखो कि वर्तमान परिस्थितियों में ये शब्द नहीं दिया हुआ होता तो हम उत्तर क्या करते? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां देखो एक विशेष बात बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुन लेना ताकि आपके दिक्कत नहीं हो, एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो गलत नहीं हो आपका। यहां देखो ये प्रश्न ये है कि मान लो कि ये नहीं दिया हो कि वर्तमान परिस्थितियों में कौन सी है, तो वर्तमान परिस्थितियों की अगर बात छोड़ दें अपन तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं तो वो सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। गॉडविन ऑस्टिन। वर्तमान में ये क्या भारत के अंदर नहीं है? जो वर्तमान परिस्थितियों में इसको नहीं पढ़ते अपन, तो वर्तमान में ये नहीं है, ये पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में। परंतु हम सब जानते हैं कि पीओके जो है वो भारत का ही हिस्सा है और जब कभी हम इसे लेकर रहेंगे, अगर आप साथ देते रहे तो इसे लेकर रहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक।
अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना दोनों प्रश्नों का। वर्तमान परिस्थितियों में पूछी जाए तो कंचनजंगा होगी, और भारत की ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन होगी, और विश्व की पूछ ली जाए तो माउंट एवरेस्ट होगी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा और मत जाइए, सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर अनाईमुड़ी। ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। दोदा बेटा 2 नंबर पर है, नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित चोटी है। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ये दिमाग में रखते हुए आपको सारे सवाल करने हैं, एकदम समझ करके करने हैं। मैं प्रश्न बता रहा हूं तो उसे ध्यान से सुनिए, और लाइक का भी ध्यान रखिए, शेयर का भी ध्यान रखिए। स्थलीय क्षेत्र, इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि जो पृथ्वी है उसमें कितना भाग है जो स्थल है भाग है, जो पृथ्वी है उसका कितना भाग है जो स्थलीय भाग है, यह पूछा गया है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर पूरी धरती पर देखा जाए तो 29% भाग पर स्थल है, और पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? फिर तो 100 हम मानते हैं, 71% भाग पर क्या हो गया? जल हो गया। घूरते रहोगे या लाइक करोगे? करिए लाइक, रुकिए मत, लाइक करिए। अब देखो, विश्व की छत किसको कहते हैं? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की छत किसको कहते हैं? उत्तर बताइए आप। विश्व की छत, विश्व की छत है, वेरी गुड, पामीर का पठार। विश्व की छत कहते हैं पामीर के पठार को। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप तो हम सभी जानते हैं, जिस महाद्वीप में हम रहते हैं वही सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? गलत मत जाइए, ऑस्ट्रेलिया पर जाइए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, हंगामा मचा दो, अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराओ लोगों से, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबके पास में भेजो वीडियोस को, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। हमने बड़ी मेहनत करके बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन से ले लेना भले सारे। आगे देखो, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टिशी क्यांग, चीन में बहती है। यांग टिशी क्यांग कहां बहती है? चीन में। लंबाई है इसकी 6300 किलोमीटर, एशिया की पूछी जाए तो। और इसके बाद में देखो, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए कमेंट में, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ बताइए भैया, आपसे कहा जा रहा है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी है? नील नदी। इसकी लंबाई है 6693 किलोमीटर, 6693 किलोमीटर। अपने दोस्तों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रुकिए मत, और आनंद लेते रहिए हमारे साथ क्लास का। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त, देखो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का हमने ऊपर पढ़ लिया, प्रशांत महासागर का यहाँ पूछा गया है, तो इसको भी दिमाग में रखो। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, और इसे मेरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। चैलेंजर गर्त भी कहते हैं और मेरियाना ट्रेंच भी कहते हैं, दोनों बातें दिमाग में रखनी है। ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अटलांटिक का कौन सा बताया? प्यूर्टो रिको। और हिंद महासागर का सूंडा। दिमाग में रखिए आप। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेषकर राजस्थान के एग्जामों में। हालांकि एसएससी जीडी में भी केंद्र के भी प्रश्न है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो आप इनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए लोगों तक। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न है, गजब का प्रश्न है कि एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका देहांत कार्यकाल के दौरान हुआ। हमने तो राष्ट्रपति पढ़ा, रट रखा है राष्ट्रपति, परंतु यहां पूछ लिया उपराष्ट्रपति का। उत्तर देने से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी उत्तर सही कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे भैया। यहां उपराष्ट्रपति का पूछा है, राष्ट्रपति का नहीं पूछा। यहां उपराष्ट्रपति का आपको ध्यान में रखना है, कृष्णकांत। यह प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति था जिनका देहांत कार्यकाल के दौरान हुआ।
तो आपको कृष्णकांत ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति आप सभी को पता ही है कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे जिनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ था? जाकिर हुसैन, पहले मुसलमान राष्ट्रपति भी थे और पद पर रहते हुए भी इनका निधन हुआ था। लाइक करते रहिए, पर अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। अब देखो इनके बाद में बात करते हैं अपन अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के कार्यों की सहायता करेगा। इसमें यह पूछा गया है कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के कार्यों में उसकी सहायता करेगा। कौन से अनुच्छेद में दी हुई है ये बात? कमेंट में उत्तर दीजिए, कहां दी हुई है ये बात? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में ये बात दी हुई है कि राष्ट्रपति की काम में सहायता मंत्रिमंडल करेगा। अनुच्छेद 53 में भी राष्ट्रपति की शक्तियां मंत्रिमंडल से कार्य करवा सकता है, परंतु आपको यहां उत्तर होगा अनुच्छेद 74। चीजों का विश्लेषण कीजिए ताकि सही उत्तर हो। जब तक सही उत्तर नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, सही उत्तर ही आपका सिलेक्शन करवाएगा, ये बात दिमाग में बिठा लो। अब देखो आगे, सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? एक्चुअल में यही पता नहीं है कि सीजीआई कहते किसको है ना। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है इसकी? कमेंट में उत्तर बताते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए, अधिक से अधिक शेयर करो इसको। हाँ बिल्कुल, क्या होगा उत्तर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वही इसको शेयर करेंगे, वही इसको शेयर नहीं करेंगे, शेयर तो आपको ही करना है इसको। राष्ट्रपति साहब है वो सीजीआई की नियुक्ति करते हैं, ये दिमाग में रखना है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है केग। केग जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से भी जानते हैं अपन, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल का कार्यकाल कितना होता है? हम लोगों ने रट रखा है 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष, तभी बार बार केग का कार्यकाल पूछते हैं। क्यों? क्योंकि केग का कार्यकाल है 6 वर्ष। ये दिमाग में रखो भाई, केग का कार्यकाल 6 वर्ष है, 5 वर्ष नहीं है। ये बार बार परीक्षा में आता है, केग का कार्यकाल कितना है, केग का कार्यकाल कितना है, तो उत्तर कितना है? 6 वर्ष। अब देखो इससे आगे, ऐसे सीजीआई जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिन्हें महाभियोग द्वारा हटाया गया, महाभियोग प्रस्ताव लाया गया? तो वो जज थे रामास्वामी। दिमाग में रखो, ये प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है, आपको गच्चा दे सकते हैं ऐसे प्रश्न, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, नजर इन पर नहीं रहती। प्रश्न कोई हार्ड नहीं है। इस वीडियो को 1-2 बार देख लो और 1-2 बार शेयर कर दो ताकि किसी का भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए। रामास्वामी वो जज हैं जिन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि दीपक मिश्रा पर भी महाभियोग लाने की चर्चा की गई थी, परंतु लाया नहीं गया। अदर जज कौन थे जिन पर महाभियोग लाने की चर्चा हुई? दीपक मिश्रा। अब देखो इससे आगे प्रश्न है भाबर। आपको एक शब्द दिया हुआ दिख रहा है भाबर, एक्चुअल में ये भाबर है क्या? भाबर क्या है? भाबर नदी जब आती है ना, नदी, तो आपको पता है कि बीच में कई जगह ऐसी होती है जहां कंकड़ पत्थर में नदी छिप जाती है और नदी दिखाई नहीं देती। अब नदी दिखाई नहीं देती ना, उस जगह को कहते हैं भाबर। और जहां नदी दोबारा प्रकट हो जाती है, वापस बहने लगती है, प्रवाह करने लगती है, वह जगह कहलाती है, क्या कहलाती है? तराई। ध्यान में रखो, भाबर कौन सा क्षेत्र है? जहां नदी आ रही है हिमालय से, ऊपर से आ रही है नदी, परंतु बीच में कंकड़ पत्थर आ गए, नदी गायब हो गई, दिखाई नहीं दे रही, पत्थरों के नीचे चली गई, भाबर। और जहां से दोबारा स्टार्ट हो रही है पत्थरों के बाद में दोबारा नदी दिखाई देना प्रारंभ करती है, वो क्षेत्र तराई कहलाता है। अब देखो इसके बाद में मानसून की प्रथम वर्षा, मानसून की प्रथम वर्षा भारत में कहां होती है? कमेंट में उत्तर दीजिए। हो सकता है कि आप गलत हो, उत्तर जरूर दीजिए इसका।
मानसून की प्रथम वर्षा होती है अंडमान एंड निकोबार में। जो आपने रट रखा ना मालाबार तट, वो परीक्षा में गलत है। पहली बरसात मानसून की अंडमान और निकोबार में होगी। अरे भारत की मुख्य भूमि की बात करें, यह शब्द मुख्य भूमि, मुख्य भूमि की बात करें तो पहली बरसात मालाबार तट पर होती है। अगर ऑप्शन में आपको अंडमान निकोबार नहीं मिलता तब भी उत्तर हम क्या कर देते, मालाबार तट कर देते। परंतु पहली बरसात की बात करें तो ये भारत का हिस्सा ही है अंडमान निकोबार। यही सही करना है और लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मुख्य भूमि की बात करें तो बरसात कहां होती है, मालाबार तट पर होती है। अब देखो इसके बाद में शीतकालीन या लौटते हुए मानसून की बरसात कहां होती है। सर्दियों में ये जो बरसात होती है लौटते हुए मानसून की, तो ये होती है कोरोमंडल तट पर। लौटते हुए मानसून की बरसात कोरोमंडल तट पर। कहां पे है कोरोमंडल तट, तमिलनाडु में है। यहां लौटते हुए मानसून की बरसात होती है। लाइक कीजिए, हाँ लाइक कीजिए, रुकिए मत, लाइक कीजिए और शेयर भी करो। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, ये तो सभी बता सकते हैं आप। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है बताइए, कमेंट में उत्तर चाहिए। उत्तर बताइए आप कमेंट में कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन में दी हुई है तो जलोढ़ उत्तर होगा। जलोढ़ से भी उपजाऊ मिट्टी की बात हो तो खादर उत्तर होगा, क्योंकि खादर जलोढ़ का ही अंग है। सबसे उपजाऊ खादर और जलोढ़ दोनों दिए तो खादर सही करना है, परंतु खादर ऑप्शन में नहीं है तो जलोढ़ मिट्टी सही है। दिमाग में रखनी है ये बातें, जो छोटी छोटी बातें वही सिलेक्शन दिलवाती है। अब देखो इसके बाद में कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, कौन सी मिट्टी कपास के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ज़्यादा उपयोगी है। उत्तर होगा आपके जैसी मिट्टी या काली मिट्टी। अब ये मत कहना काले आप नहीं है काला मैं हूं, पर मिट्टी है वो काली है, इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाता है। कपासी मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। कपास की फसल के लिए बेहद फायदेमंद होती है ये मिट्टी। दिमाग में रखना, परीक्षा में अपना प्रश्न उत्तर सही होना चाहिए और शेयर रुकना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब चाहिए। अब देखो इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं अपन। तो देखो 73वां संविधान संशोधन दिया हुआ है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसमें क्या किया गया, इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन से में दिया गया, संविधान संशोधन में। तो 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायती राज नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ दिया हुआ है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। इसका विषय कौन सा विषय है इसका, 5वां विषय। चीजों को एकदम बारीकी से पढ़ लो ताकि गलती नहीं हो। नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 5वां विषय दिया हुआ है इसका। और पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1942 में इसमें कितने विषय शामिल किए गए, तो इसमें 29 विषय शामिल किए गए। कितने विषय शामिल किए गए, 29। ऐसे प्रश्नों के उत्तर दो ताकि पता चले कि हाँ आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। अब देखो 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें दिया है नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा। नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा। और नगर निकाय के संबंधित कितने विषय है, तो आपको दिमाग में रखनी है 18 विषय है। कितने विषय है, 18। अंगुली मत रखो यार, लाइक करते रहो। अब देखो इसके बाद में अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो इसमें तो उत्तर ही दे दिया भाई,
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। परंतु आप अनुच्छेद ध्यान में कर लो, अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उत्तर गलत नहीं होना चाहिए अपना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 324 में दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 324 इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280, इन पे दिमाग एकदम सेट कर लो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहां दिया हुआ है? अनुच्छेद 324। केंद्रीय वित्त आयोग कहां दिया हुआ है? अनुच्छेद 280। कन्फर्म आएगा या पटवारी वाले पेपर में? कन्फर्म मान लो, इसको याद कर लो बस। यूपीएससी में कितने सदस्य हैं? यूपीएससी में 11 सदस्य हैं और आरपीएससी में 8 सदस्य हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243, अनुच्छेद दिमाग में रखो, यहां दिया हुआ है राज्य वित्त आयोग। सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश की गठन, योग्यता, नियुक्ति और पद से हटाना। यहां तक कि इसी अनुच्छेद 324 में सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का गठन भी दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं भी दी हुई है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी दी हुई है, मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाना भी दिया गया। अनुच्छेद 324 अधिक से अधिक शेयर करो। अब देखो इसके बाद में स्थानीय स्वशासन का पिता, ये तो हर कोई बता सकता है और बार बार आता है परीक्षाओं में, आप सबको पता है इस प्रश्न के बारे में। तो स्थानीय स्वशासन का पिता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का पिता। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था, ताकि गांव की जो जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके चुनाव में और उनमें जागरूकता है। परंतु अधिकारी लोग जनता के बीच गए नहीं, रही असफल हो गया। अधिकारी आज भी अपने आप को अधिकारी समझते हैं, और आप बन गए तो आप भी समझोगे, है ना। चलो अच्छी बात है, अच्छा ही काम करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसके बाद में त्रिस्तरीय पंचायती राज, इसका उद्घाटन, त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन जो है वो गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को 1959 में पंडित नेहरू द्वारा अपने राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू द्वारा नागौर जिले के बगदरी गांव में किया गया। नागौर जिला भी याद रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सादिक अली समिति, इसका गठन 1964 में हुआ। ये समितियां कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, दिमाग में रखो। सादिक अली समिति का गठन 1964 में हुआ। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन कब हुआ? 1973 में हुआ। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन। अशोक मेहता समिति 1977-78 में मोरारजी देसाई के समय, जब देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, अशोक मेहता समिति का गठन हुआ 1977-78 में। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986-87, ये समिति जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की, अधिक से अधिक सुविधाएं दो, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दो, पर्याप्त बजट दो, ऐसी मांग की लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। और गिरधारी लाल व्यास समिति के बारे में आप बीडीओ की, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान में रखना, ग्राम सेवक और पदेन सचिव के बारे में इन्होंने ही रखा था कि ग्राम सेवक हो और पदेन सचिव हो। ये डिमांड किसकी थी? गिरधारी लाल व्यास समिति की 1973 में। तो ये समितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, और मैं विस्तार से जितने प्रश्न बढ़ेंगे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हो सकता है ग्राम सेवक का पूरा सिलेबस आपको यहीं करवा दिया जाए।
अब देखो इसके बाद में अंतरिम सरकार, इसका गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। सॉरी, इसके उपाध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके अध्यक्ष बने गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल अध्यक्ष बने और उपाध्यक्ष बने पंडित नेहरू, और नेतृत्व भी पंडित नेहरू ने भी किया। यह भी ध्यान में रखना कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो पंडित नेहरू ने। परीक्षा में उपाध्यक्ष पूछा जाता है, उपाध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू थे, अध्यक्ष नहीं थे भाई, अध्यक्ष गवर्नर जनरल था। सम्मान नागरिक संहिता ये कहां दिया हुआ है? ये दिया हुआ है अनुच्छेद 44 में। कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन अनुच्छेद 48 में दिया हुआ है, कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन। जितने भी प्रश्न बताए सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, और इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची हम रोज लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। ग्राम सेवक के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध करवाएंगे आपको, और पटवारी में भी अब जितने मेरे से संभव होंगे मैं आपको प्रश्न दूंगा। पर आप कमेंट में ये बताइए कि आपके कितने सही थे, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में आप पढ़ाई कर रहे हो। धन्यवाद।